गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। दरअसल में 1966 1966 में पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंड उससे जो आपके पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं वो पंजाब में आ जाते हैं एंड जो बाकी आपके हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं वहां से आपका स्टेट बनता है हरियाणा का। अब देखो, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ वैसे तो आपका ज्योग्राफिकली पंजाब के अंदर लोकेटेड था, पर कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि हरियाणा को भी कैपिटल की जरूरत थी और इसीलिए यहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि चंडीगढ़ यहाँ पर दोनों की फिलहाल यहाँ पे कैपिटल रहेगा। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर के ऊपर सोचा गया था कि चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल रहेगा, आगे जाके अपनी अपनी कैपिटल हो जाएगी जैसे हरियाणा की। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करेगा डायरेक्टली, ना पंजाब चंडीगढ़ को एडमिनिस्टर करेगा ना हरियाणा। इसीलिए आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलता है कि चंडीगढ़ का सिस्टम काफी ज्यादा अलग है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में काफी बार छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं चंडीगढ़ के रिगार्डिंग। अब दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ने ना क्या किया, अभी रिसेंटली यहाँ पे जो इनका लोकसभा बुलेटिन था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 ये यहाँ पे बताया गया। अब उसमें बात ये करी गई कि अब चंडीगढ़ को हम पूरा वैसे ही एडमिनिस्टर करेंगे जैसा कि बाकी यूनियन टेरिटरीज जहां पर आपका कोई लेजिस्लेचर नहीं होती है उसकी तरह। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हो गया। तो यहाँ पर जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं डर ये आ गया लोगों के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल करने वाला है यहाँ पे चंडीगढ़ को, राइट। उससे पंजाब स्टेट में भी और हरियाणा स्टेट में भी जो पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे घबरा गई कि चंडीगढ़ का जो स्टेटस है वो बदलने वाला है। लोगों के द्वारा भी प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर। तो फाइनली आके यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का। ये बिल हम सोच जरूर रहे थे, पर फिलहाल विंटर सेशन के अंदर ऐसा कोई भी प्लान नहीं है ऑल्टर करने का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। पर यहाँ पे बिल्स के अंदर इसका नाम जरूर था, पर फाइनली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने फिलहाल थोड़ा इससे पीछे हटने का फैसला लिया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी इस बिल के अगेंस्ट थोड़ा सा विरोध हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 24 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी मेंस हो, एमपीएससी, एमपीपीएससी, ओपीएससी, बीपीएससी मेंस की, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। मेरी जो टीम है, हमारी जो टीम है वो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप देगी, आपको हेल्प करेगी मेंस के अंदर अच्छी तैयारी करने के अंदर, ताकि आपको मेंस के अंदर जो भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी टीम मिलके आपके साथ डिस्कस करके उसको यहाँ पे टैकल किया जा पाए और मेंस के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो नीचे दिया हुआ जो फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फॉर्म गिवन है उसको फिल कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन सब पर्सनलाइज मेंटरशिप के अंदर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है ये है बिरसा 101 थेरेपी के बारे में। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए ना पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में, या जिसको हम सिकल सेल अनीमिया के नाम से भी जानते हैं। देखो, आप लोगों को आरबीसीज के बारे में पता होगा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मली होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, सर्कुलर शेप आप यहाँ पे कह सकते हो। पर कई बार ना जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल है ना उनकी शेप इस तरह से सिक्कल टाइप्स हो जाती है। सिक्कल जैसे आपका होता है ना इस शेप के अंदर, ठीक है, क्रिसेंट शेप भी आप थोड़ा सा कह सकते हो उसको। इस शेप में आपके जो रेड ब्लड सेल्स है हो जाते हैं। ये जेनेटिक रीजंस की वजह से हो जाते हैं। ये अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन आप इसको यहाँ पे कहते हो। अब आप नोटिस करो, जब इस तरह से आपका बॉडी के अंदर आपके रेड ब्लड सेल फ्लो करने हैं तो बहुत आराम से फ्लो करते हैं, पर अगर वो सिक्कल सेल के हो जाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, वो स्टक कर जाते हैं। अब उस वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो पूरा का पूरा होता है वो रुक जाता है। अब क्योंकि ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर नहीं पहुंच रहा,
तो कहीं ना कहीं आपको थकावट होगी, आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है, आपका इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होगा अलग अलग जगह के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको सिक्कल सेल डिजीज़ के बारे में आपको सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या इसको ट्रीट करने के लिए कोई चीज़ें हैं? बिल्कुल, आंसर इज देयर आर वेज। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये चीज़ हो रहा है ना, तो अगर हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लें तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। एंड आप लोगों ने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिस्पर कैस 9 के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। दोस्तों, कैस 9 जो होता है ना, वो होता है एक तरह का एंजाइम। ये एंजाइम कैंची की तरह काम करता है, लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर। तो जहां भी आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स काटने होंगे, वहां पर मॉलिक्यूलर सीजर की तरह यहाँ पे कैस 9 काम करेगा और वो टारगेटेड साइट को कट कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद क्या होता है, आपका जो गाइड आरएनए होता है वो एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जो डायरेक्ट करता है कि कहाँ पे आपको उसको काटना है। एक बार आपने यहाँ पे मान लो इस तरह से ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसको काट दिया, अब ये जो सेल्स होते हैं उनका एक टेंडेंसी होती है, एक मैकेनिज्म होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जेनेटिक मटेरियल को अपने यहाँ पे या तो रिप्लेस कर पाए या फिर उसको यहाँ पे अपने आप को क्रिएट कर पाए। तो जीनोम एडिटिंग इस तरह से प्रिसाइजली यहाँ पे हो पाती है। तो यानी कि ना क्रिस्पर कैस 9 के माध्यम से जो भी चेंजेस करने हो, काटना हो, ऐड करना हो, ऑल्टर करना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाना पॉसिबल है। तो इस पर्टिकुलर क्रिस्पर कैस 9 से आपका जो सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया है उसको ट्रीट किया जा सकता है। अब हमने भारत ने ऐसी ही एक क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी डेवलप करी है, बिरसा 101। ये नाम कहाँ से आया बिरसा 101? देखो, भगवान बिरसा मुंडा जी के ऑनर के अंदर ही यहाँ पर इस जीन थेरेपी का यहाँ पे नाम रखा गया है। इसमें क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होगा, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे ये एक बीमारी जो है वो पूरी तरह से ट्रीट करी जा पाएगी। दोस्तों, नॉर्मली ना दुनिया भर में इस तरह की थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं क्रिस्पर कैस 9 जैसी, ठीक है। और क्रिस्पर कैस 9 जो दुनिया में चलता है उसमें ना खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। कई कई देशों में ऐसा देखा गया कि एक इंसान का 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया, इतना पैसा भी खर्च हो जाता है इस प्रॉपर इलाज के लिए। पर ये जो बिरसा 101 है, ये लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर है, यानी कि कम खर्चे के अंदर भी यहाँ पर इलाज हो जाएगा सिकल सेल डिजीज का। इसको डेवलप किया गया है बाय CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। और साथ ही साथ जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट है ना, ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके साथ पार्टनर किया है ताकि इसको बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम यहाँ पे बना पाए। तो तरीका वही है, हम यहाँ पर जो भी डिफेक्टिव पार्ट होगा जेनेटिक कोड का उसको एडिट करेंगे और ये एक टाइम ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस किए, फिर उसके बाद जो बॉडी है वो नॉर्मल RBC प्रोड्यूस करने लग जाएगी, सिकल शेप सेल्स यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस करेगी। ये सारी की सारी टेक्निक है। आई होप आपको ये बात समझ आई। बाकी देखो, भारत के अलग अलग इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का इनिशिएटिव है नेशनल सिकल सेल अनेमिया एलिमिनेशन मिशन। ये 2023 से 2030 का हमारा मिशन है, जहां पर कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने की, ताकि 2047 आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होने से पहले हम देश से सिकल सेल डिजीज को पूरी तरह से खत्म कर पाएं। बाकी हमारा गोल ये भी है कि हमें 7 करोड़ लोग जिनकी उम्र 40 साल तक है उनकी स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि एक्चुअली ना ट्राइबल एरियाज के अंदर यहाँ पे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ लोगों को पता भी तो होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, हमारे पता तो है कि बॉडी में थकावट चल रही है, बॉडी में ब्लड की कमी है, पर कैसे पता लगेगा कि सिकल सेल डिजीज है? उसके लिए स्क्रीनिंग वगैरह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई हमने स्क्रीनिंग के लिए भी गोल यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो एक्चुअल में ना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स के जो आपके ट्राइबल एरियाज है ना, वहाँ पर इसका जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसी वजह से इसका जो नाम रखा गया ना वो बिरसा 101 थेरेपी इसलिए रखा गया है, क्योंकि बिरसा जी जो थे वो हमारे ट्राइबल के बहुत बहुत बड़े लीडर थे। सो दैट इज वाई दिस नेम हैज बीन केप्ट इन इट्स ऑनर, राइट। तो ये कुछ बातें थी बिरसा 101 थेरेपी के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हमारे सामने जो अगला टॉपिक है वो है रेड सैंडर्स के बारे में। देखो, इसके बारे में तो मूवी भी बनी है लाल चंदन के ऊपर, है ना। आप मुझे कमेंट्स में बताना कौन सी मूवी आपने देखी है इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको रेड सैंडर्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, इनको रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना कि देखो, मोस्टली आपको जो मिलते हैं ना, ये आंध्र प्रदेश के अंदर खासकर मिलते हैं। मेजरली ईस्टर्न घाट्स हैं, पर मेनली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और वहाँ भी कुछ खास डिस्ट्रिक्ट, चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल, अनंतपुर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं।
और ये जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही शानदार क्वालिटी की लकड़ी है, ठीक है, डेंस है, डीप रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा और लंबे समय तक चलती है। फायदा क्या है सर इस लकड़ी का? देखो, एक तो है अगर आपको ना बहुत ही लग्जरी वाला फर्नीचर आप बनाते हो, उसमें इस्तेमाल होता है, बट इसका इस्तेमाल और भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर, इंपॉर्टेंट कार्विंग्स के अंदर, ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू करते हैं, और दैट इज़ वाई यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इलीगल स्मगलिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लकड़ियों का गिराया जाना, हैबिटेट खत्म होना, ठीक है ना, और बहुत धीरे ये रीजनरेट होते हैं, बहुत ही नेचुरल ग्रोथ ना इनकी बहुत स्लो है। सो दैट इज वाई अगर हमने इनको खत्म कर दिया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनको वापस रीजनरेट करने के अंदर। तो ये सब इनके थ्रेट्स आपको आज के समय देखने को मिल जाते हैं रेड सैंडर्स के ऊपर। बाकी इनका IUCN स्टेटस आपको इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 2 के अंदर यहाँ पे लिस्टेड है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेड सैंडर्स का ईस्टर्न घाट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक तरह से सॉइल इरोजन को रोक के रखते हैं, आपकी रॉक्स को यहाँ पे जो हिल्स होती हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन रहता है, एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फोना भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रेड सैंडर के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो, सरकार को भी चाहिए कि डेफिनेटली इनको यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करें, एंड दैट इज वाई आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, उसने 40 करोड़ रुपया रिलीज किया है आंध्र प्रदेश को, ताकि यहाँ पे रेड सैंडर्स को हम यहाँ पे बचा पाएं अंडर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इनिशिएटिव। इसका मीनिंग बताऊंगा और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली चीज तो यही है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की मैं बात कर रहा था ना, ये 2002 एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, तो डेफिनेटली अपने आप में ये स्टेचुटरी बॉडी हो जाती है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट 2003 में किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है। इसका काम क्या है? देखो, जो भी आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल को, सस्टेनेबल यूज हो, दैट इज द होल पर्पस। बाकी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर सरकार को कुछ एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस भी यहाँ पे इसको देती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब इसका आप मीनिंग समझना। देखो, हमारे ना बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन कर रहा है? देखो, आपकी कंपनीज हो सकती है, बड़ी बड़ी MNCs हो सकती हैं, पर देखो ये जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इसका बेनिफिट जो है ना, वो लोकल लोगों तक भी जाना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटी है उन तक भी जाना चाहिए। सो दैट इज वाई यहाँ पर जो कंपनीज हैं या जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाली एंटिटीज हैं, उनको चाहिए कि इसका फायदा लोकल कम्युनिटीज और जो इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं उन तक भी जाए। आपके प्लांट्स, माइक्रोब, जेनेटिक मटेरियल्स, वो सारे के सारे फायदे लोकल लोगों तक भी यहाँ पे पहुंचने चाहिए। यही बात करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का, ये जो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा। तो ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, आपका अथॉरिटी, इसमें आप नोटिस कर पाओगे इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन ऐसे इंसान होते हैं जो आपके इस तरह के कंजर्वेशन के अंदर जिनका बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा 10 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सरकार की तरफ से, एंड 5 डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर अपने एक्सपर्ट रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो नेशनल लेवल के ऊपर है, पर इसके साथ साथ आपके स्टेट लेवल के ऊपर आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड विलेज एंड लोकल बॉडी लेवल के ऊपर आपको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हर एक लेवल के ऊपर हमें इसको बनाने की कोशिश करी है। बाकी सरकार की अगर हम बात करें, तो सरकार ने भी डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स और रन किए हैं रेड सैंडर के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे एक है आपका सैपलिंग एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होता है, 1 लाख लाल चंदन की जो सैपलिंग्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, ताकि एक तरह से यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा पाए। उसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम। जैसा नाम में मेंशन है ना, तो हम ऐसे एरियाज के ऊपर भी या ऐसी ज़मीन के ऊपर भी ट्रीज को ग्रो करें जो रिकॉर्डेड या नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने खेतों में आपने लगा लिए, अर्बन एरियाज में, पार्क में, होम स्टेज में, ठीक है ना, कम्युनिटी लैंड्स के ऊपर लगा लिए, तो वो सब आपके ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ताकि वहां पर भी इनकी कल्टीवेशन बढ़ाई जा पाए। बाकी लोकल लोगों का तो रोल तो है ही है, एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर मैकेनिज्म भी हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं जो भी फायदा उठाएगा उसको कुछ कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि लोकल कम्युनिटीज का भी यहाँ पे फायदा हो पाए। ये सारी चीजें हमें हेल्प कर रही हैं रेड सैंडर कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप इसकी पहले तो हिस्ट्री आप समझो।
देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ना, वो दरअसल में पहले 3 पर्टिकुलर कंट्रीज, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2011 के अंदर। तो इन 3 देशों से ये स्टार्ट तो हो गया, ताकि एक तरह से हमारी जो इंडियन ओशन रीजन वाली कंट्रीज हैं उनमें एक तरह से सिक्योरिटी हम यहाँ पे बेहतर कर पाएँ। पर ओवर द टाइम इसमें मेंबरशिप बढ़ती रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 की बात करें तो इसमें मॉरिशस को भी फुल मेंबर यहाँ पे बन गया। आगे जाके बांग्लादेश भी इसका मेंबर बन गया एंड अब इस साल 2025 में क्या हुआ है, जो सेशल्स है वो भी मेंबर बन चुका है। तो आज के टाइम आपको कोई पूछे ना तो 6 मेंबर्स हैं, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड सेशल्स। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छठा मेंबर जो है वो इसी साल बना है अभी अभी। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके सेक्रेटरीट जो है वो आपको कोलंबो श्रीलंका में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी जो भी इंडियन ओशन रीजन के आसपास कंट्रीज है ना, उनके बीच में आपस में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये पर्टिकुलर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी वो नई दिल्ली के अंदर हुई एंड इस मौके के ऊपर अलग अलग देशों के बीच में कोलैबोरेशन बेहतर हुआ। जैसे थोड़ा भारत और बांग्लादेश के टाइज थोड़े उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जब से चेंजेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मीटिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस करने के लिए साइबर सिक्योरिटी, राइट, साथ साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, इन सब के अंदर भी कैसे हम काम कर सकते हैं, दोज हैव बीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है हमारे सामने वो है तेजस के बारे में। और देखो एक थोड़ी दुखद खबर हमें यहाँ पे देखने को मिली है। दरअसल में हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो यहाँ पे क्रैश कर गया दुबई एयर शो के समय के ऊपर। आई एम श्योर आप सब लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी और बहुत ही दुखद घटना हमें यहाँ पे देखने को मिली कि हमारे जो पायलट है वो वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तेजस के बारे में भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या है तेजस। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना तेजस की, तो ये 4.5 जनरेशन इंडिजिनस आपको लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ना आप लोगों को मिग 21 के बारे में पता होगा। दरअसल में ये जो मिग 21 है ना, ये हमने ये बेसिकली ये सोवियत यूनियन के ओरिजिन के फाइटर जेट्स हैं और भारत की इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन थे काफ़ी लंबे समय के लिए। पर कहीं न कहीं हमने नोटिस किया कि मिग 21 बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ होती थी इन क्रैशेस के अंदर। और इसीलिए मिग 21 को हमने हटाने का कोशिश किया धीरे-धीरे इसके ऊपर एंड मिग 21 को ना इनफैक्ट फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैश ये हुआ करते थे। तो भारत ने इसको रिप्लेस करते समय कोशिश की कि हम इंडिजिनियसली हम अपने जो नेक्स्ट हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे उनको डेवलप करें और इसीलिए हमने यहाँ पे तेजस को बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं मिग 21 फ्लीट को बाय तेजस। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि तेजस के अंदर आपके एडवांस फाइटर जो एयर फीचर्स हैं वो हैं, सेंसर्स हैं, एवियोनिक्स हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है इसकी कंप्लीट स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है। स्टेल्थ का मतलब पता क्या होता है कि सामने वाला डिटेक्ट ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल रडार होता है, इंफ्रारेड होता है, सोनार होता है, जो चीज़ें वो डिटेक्ट ना कर पाए उनको बोलते हैं स्टेल्थ। तो तेजस ना पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि सामने वाला डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सामने वाले देश इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो पूरी तरह से यहाँ पे ये इनविजिबल या डिटेक्ट कर पाना इसको पॉसिबल है, इट कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसको डेवलप किया गया है बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और इसको मैन्युफैक्चर करने की जो जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यहाँ पे है। अब देखो एचएएल के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं इस क्रैश के बाद कि एचएएल क्या ढंग से मेंटेनेंस करता है या नहीं करता, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें एचएएल काफ़ी डिले भी कर रहा है, मतलब तेजस की जो डिलीवरी है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ रहे हैं। तो तेजस की जो पहली फ्लाइट थी वो 2001 में यहाँ पे कंप्लीट हुई एंड 2011 में इसको 2016 में इसको इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करना यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो एक सिंगल इंजन है तेजस के अंदर और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। काफ़ी आराम से आप इसको मूवमेंट कर सकते हो, तो मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी स्पीड जो है वो मैक 1.8 है। दरअसल में ना मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। तो 1 मैक का मतलब है जितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है, 1.8 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ साउंड के 1.8 टाइम्स। तो इतनी इसकी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी, जो रफली प्रति घंटे 2200 किलोमीटर के आसपास की स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसका मैक्सिमम पेलोड जो है वो 5300 केजी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एचएएल जैसे मैंने आपको बताया इसके अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है। एडवांस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जिसमें आपका
डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होंगे हैं, ठीक है, ताकि आपके मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को हम यहाँ पे सेव कर पाएँ, वो सब यहाँ पर हैं, ठीक है। ये ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है, ठीक है। एंड भारत ने अभी तक कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे फाइनली सिक्योर नहीं किया है। काफ़ी सारे देशों के साथ बातचीत हो रही है, नाइजीरिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, फिलीपींस, कि वो हमसे तेजस खरीदेंगे, पर अभी तक फाइनलाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट की यहाँ पे नहीं हुई है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ज़रूर अपने 62,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ताकि 97 तेजस यहाँ पे उसको मिल पाए। और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 से लेकर 2034 के बीच में ये जो 97 तेजस हैं, जो हमारे एयरफोर्स को चाहिए, वो यहाँ पे उनको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज अकांथोसिस निग्रिकन्स। देखो ये सुनने में बहुत अजीब सा नाम दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। एक्चुअली पता क्या है, आज के समय आप नोटिस कर पाओगे कि डायबिटीज़ के बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है ना। एंड उसका ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर डायबिटीज़ का पता क्या बन चुका है, अकांथोसिस निग्रिकन्स। अब इसमें पता क्या होता है, आपकी बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में डार्कनेस आने लग जाती है। जैसे हो सकता है कि आपका जो नेक है वो थोड़ा सा, उसका रंग जो है, कलर जो है, वो थोड़ा डार्क होने लग जाए, ठीक है। आर्मपिट्स हो गया, जेनिटल एरिया हो गया, ये सारे आपके अलग अलग एरिया ना, जहाँ पर भी आपकी स्किन टच करती है दो जगह के ऊपर, वहां पर एरिया डार्क होने लग जाते हैं। उनमें मतलब इस तरह से पैचेस आने लग जाते हैं डार्क कलर के। अब कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पर एक्चुअल में हो सकता है कि ये हमें दिखा रहे हों कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना या इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इससे डायबिटीज का हो सकता है आगे जाके खतरा बढ़े, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अकांथोसिस निग्रिकन्स। तो एक तो पहले आपको, अगर आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से है, तो वहां से आपको थोड़ा पता लग जाएगा। फिर आगे आप इसके टेस्ट वगैरह करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करवा सकते हो ग्लूकोज के लिए, इंसुलिन के लिए, ताकि आपको पता लग पाए कि कहीं डायबिटीज तो नहीं है आपको। प्लस एट द सेम टाइम आपका लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट होता है। लिपिड प्रोफाइल मतलब एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में कितने फैट्स हैं, लिपिड्स कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर आ जाती हैं। बाकी क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है? देखो हाँ, देखो खासकर ना ये जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा जिनको मोटापा ज़्यादा होता है। तो अगर आप थोड़ा अपना मोटापा कम कर लो, अपनी हेल्थ को थोड़ा बेहतर बना लो, फिर आपने जो मैंने जैसे बताया कि इससे कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उसके लिए अगर आप दवाइयाँ वगैरह लो, तो कहीं ना कहीं आप ये स्किन चेंजेस को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। कुछ क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, एंटीबैक्टीरियल क्लेंजर्स भी आते हैं, लेज़र थेरेपी से भी ये काम ठीक किया जा सकता है। तो चीज़ें हो सकती हैं, पर खतरा वही है कि ये कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग बन जाता है आपकी डायबिटीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें प्रिवेंटिव हेल्थ में अपने चेंजेस करें, अपनी बॉडी में अपने हेल्थ को मेंटेन करें, डेली हम एक्सरसाइज वगैरह करें, योग वगैरह करें, उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड इसकी वजह से यहाँ पे एक वार्निंग की तरह यहाँ पे काम है, इसीलिए हमें यहाँ पे इसको थोड़ा स्ट्रांगली देखना चाहिए। ये नहीं कि हमारी स्किन में थोड़ा सा डार्क कलर आ गया तो उसको इग्नोर कर दिया, उसको थोड़ा सा केयरफुली अंडरस्टैंड करते हुए हमें उसके पीछे के कारणों को यहाँ पे समझना होगा। और ये बॉडी में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का ही एक इंडिकेटर की तरह यहाँ पे काम करता है, अकांथोसिस निग्रिकन्स। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एक्सरसाइज सागर कवच। दोस्तों जब हम बात करें ना सागर कवच की, ये दरअसल में हमारी 2 दिन की एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया जाता है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। मेन रोल इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है, पर और भी एजेंसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। देखो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार ना, जैसे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और वहां पर सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से वो आने की कोशिश करते हैं। तो भाई हम लोग कितना रेडी हैं इस तरह के कोस्टल थ्रेट्स को टैकल करने के लिए, उसी प्रेपरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सागर कवच एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करी गई। अब ये साल में 2 बार होती है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें, तो हमारे कोस्टल एसेट पे अटैक करने की कोशिश करे, है ना, कोई भी ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट हो, उनको यहाँ पे टैकल करने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं। तो इस बार का जो वेन्यू था वो महाराष्ट्र और गोवा की जो कोस्ट लाइन थी, हमने वहाँ पर इस एक्सरसाइज सागर कवच को यहाँ पे कंडक्ट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड तो था ही था, उसके अलावा आपके स्टेट कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, इंडियन नेवी और बहुत सारी इस तरह से एजेंसीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। डिजास्टर की रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात होती है, ठीक है ना। वो हर एक चीज़ को यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है। तो इस तरह से टोटल 6,000 हमारे पर्सनल थे, और साथ ही साथ हमारे 115 से भी ज़्यादा सी एयर एसेट, मतलब यहाँ पे हमने एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, जैसे डॉनियर एयरक्राफ्ट हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स हो गया, चेतक हेलीकॉप्टर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, बोट्स हो गया, कस्टम्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन में 19 सेंट्रल और 13 स्टेट एजेंसीज थी। मेजर पोर्ट भी था, 21 माइनर पोर्ट भी थे,
ताकि हम अपने पूरे के पूरे सिक्योरिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सागर कवच। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसके साथ ही जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों ये बिल्कुल सिंगापुर में लोकेटेड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि आपका जो गुजरात मध्य प्रदेश का बॉर्डर है वहाँ आपको देखने को मिलती है, इसीलिए सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें मेरठ बिगुल की, तो ये दरअसल में एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि आपका एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपकी अलग अलग सेरेमनीज़ के ऊपर, आपका परेड के समय के ऊपर, ड्रिल के समय के ऊपर जिसको बिगुल को बजाया जाता है, राइट। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।